बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कल जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा सिचुएशन, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन इसमें आपको मसले की और प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी। सबसे पहले अब निज़ाम की बहुत बात हो रही है। निज़ाम, सिस्टम, इसको चेंज होना चाहिए, ये यहाँ का जो सिस्टम है ये सही नहीं है। तो आज तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि सबसे पहले देखिए निज़ाम क्या है और निज़ाम तब्दील किए बगैर तब्दीली मुमकिन है। मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है। लेकिन चलें हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज के ज़माने में जो शख्सियात हैं वो हाकिम नहीं हैं, बल्कि निज़ाम की हाकमियत है। और इस मौजूदा दौर में 5 बड़ी ताकतें हैं जिनके पास सारी की सारी पावर्स मरकूज हैं और उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना के मुताबिक सारी दुनिया के फैसले होते हैं। और आपके इल्म में होना चाहिए कि वो ताकतें वीटो पावर रखती हैं। उनकी मर्जी का जो निज़ाम होता है वो कायम रहता है और उनकी मर्जी के मुताबिक ही दुनिया का सारा सिस्टम बनाया जाता है। ये बरतानिया, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चाइना है। उन्हीं की मर्जी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक, IMF और पेरिस क्लब के कवानीन बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं के जरिए सारी दुनिया के ममालिक के गिर्द शिकंजा कस लिया जाता है। मुल्क बनने से पहले ही गुलाम बना लिया जाता है। जब आलमी ताकतें मर्जी के मुताबिक खैर और शर के पैमाने बनाती हैं तो वहां अफराद के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुक्मरान होता है किसी मुल्क का, वजीर आजम होता है, वो तो इस सिस्टम में उसका सिर्फ मैनेजर या मुलाजिम का रोल है। वो 5 साल अरसे के लिए मुलाजमत के लिए सिर्फ आता है और सिस्टम चलाकर चला जाता है। अगर सिस्टम ही गलत नजरिए पर वजूद में आया है या बना है तो आपको इल्म होना चाहिए, तो इस सिस्टम के नताइज भी फिर गलत ही होंगे। चाहे इस सीट पर आप कोई बहुत बड़ा राहबर आजम बिठा दें या बहुत बड़ा कोई मजहबी मौलाना साहब बिठा दें या कोई हाजी नमाजी कोई भी बिठा दें, मेरा मतलब है जिसको आप समझते हैं कि ये सबसे आला तरीन नेक बंदा है, लेकिन अगर सिस्टम यही है तो फिर उससे भी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। फिर आपको पता है हर वजीर आजम यही मिन्नतें करता है, यार मेरे तो अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, मुझे आपने पहले उतार दिया, अगर आप मुझे थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, देखना फिर मैं मुल्क में कैसी दूध की नहरें और शहद की नहरें बहाता हूं। लेकिन आपके भी इल्म है कि जो सिस्टम उसको कैच करके रखता है वो कौन सी उसको दूध की नहरें बहाने देगा। आप नवाज शरीफ साहब की पुरानी तकरीर उठाकर देख लें या यूसुफ रजा गिलानी की, उससे भी पहले बेनजीर भुट्टो है और उससे पहले फिर नवाज शरीफ है और इससे कबल बेचारे मोहम्मद खान जुनेजो की तकरीर भी ऑन दी रिकॉर्ड है। सब तकरीरों को आप देखें, सब में एक ही बात की गई है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जब वो इस सिस्टम के अंदर उतरे तो कुछ भी ना कर सके। आज मिस्टर इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि जब सिस्टम की बुनियाद ही खैर पर नहीं है तो इससे खैर कैसे बरामद होगी। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सिस्टम सरमायादाराना है, सिस्टम IMF का गुलाम है, सिस्टम वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब का गुलाम है। वो शर पर मबनी है तो इससे खैर कैसे होगी और इससे आम आदमी जो है कैसे अफादा हासिल कर सकता है। ये निज़ाम आलमी गुलामी की असास पर कायम है और आप चाहे किसी को भी इस राज सिंहासन के ऊपर बैठा दे, उसका नाम इस्लामाबाद रख ले,
या उससे पहले कराची था वो भी रहे, या हिंदू आबाद रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको पता होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम के सिस्टम की बुनियाद रखी तो पहले अपने सहाबा को इसी नहज पर तैयारी की और पूरी टीम तैयार की, तब वहां का जाके सिस्टम बदला। जहां आका अलैहिस्सलाम ने नए इस्लामी सिस्टम की बुनियाद रखी, वहां पहले भी एक सिस्टम मौजूद था, और ये मक्का की पार्लियामेंट थी जिसको दारुल नदवा कहते हैं, जहां 12 वजीर थे और उनका एक सरदार अबू जहल था। दारुल नदवा की यह पार्लियामेंट कुसई इब्ने किलाब से लेकर 300 साल से चली आ रही थी, और यह सारा निजाम मौजूद था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक जब उरूज के ऊपर जाती है तो फिर क्या हुआ, मुशरिकीन मक्का को क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने पर एतराज था, या अल्लाह अल्लाह करने पर, या ज़कात देने पर, गरीब की मदद करने पर? नहीं, बल्कि उनको अपना सिस्टम चैलेंज होता दिखाई दे रहा था। फिर क्या हुआ, सरमायादारी के वही पुराने हरबे, ताकि उनके निजाम को गुजिंद ना पहुंचे, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को भी अपनी तरफ से खरीदने की कोशिश की, जैसे आज भी होता है। अबू जहल ने इसी सिस्टम के तहत पेशकश की और वो जनाबे अबू तालिब के पास पहुंचा और कहा कि अपने भतीजे से कहें कि अगर तुम हुकूमत चाहते हो तो इसमें हम आपको हिस्सादार बना देते हैं, अपने साथ पूरा हिस्सा देने को तैयार हैं, लेकिन सिस्टम यही रहेगा, हम आपको सरदार मान लेते हैं, और अगर आप किसी हसीन औरत या लड़की से शादी करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा देते हैं। मालो दौलत और सरमाया आपको दरकार है तो इसके भी हम आपके कदमों में ढेर लगा देते हैं, लेकिन सिस्टम गिराने की बात ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और फरमाया कि ए चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ के ऊपर सूरज और दूसरे पर चांद भी लाके रख दें तो मैं फिर भी अपने काज से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैं इसी इक्तदार में इनका शरीके कार बन जाऊं तो मैं बजाय खैर के शर फैलाने का बायस बनूंगा। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी हुकूमत कायम की तो अपना सिस्टम बनाया, अपने उलूही सिस्टम के मुताबिक अदालती निज़ाम भी बनाया, रियासती मशीनरी के लिए भी नया निज़ाम मौजूद था, और इसी तरह नया मसावात पर मबनी मुआशी निज़ाम तरतीब दिया और फिर इस निज़ाम के जरिए ताकत हासिल की। और आपको पता है उसके बाद फतह मक्का हुई और वही निज़ाम जो मदीना मुनव्वरा में कायम कर चुके थे वही मक्का में नाफिज किया। सिस्टम के अंदर रहकर निज़ाम को चेंज करना बहुत बड़ी गलत फहमी है। 1970 के इलेक्शन से पहले क्या था, भुट्टो साहब ने यहां सिस्टम के खिलाफ नारा लगाया था, यानी कम्युनिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, जलसे जुलूस निकाले, रोटी कपड़ा और मकान का पुरकशिश नारा लगाया तो नौजवान बूढ़े मर्द औरतें सब ठाठे मारते समंदर की तरह पीछे चल पड़े, जो इस निजाम पहले वाले निजाम से तंग आए हुए थे। लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने सोचा कि अब हम 22 खानदानों की गुलामी से निजात हासिल कर लेंगे, लेकिन भुट्टो साहब की तब्दीली भी हवा हो गई। क्यों कि उन्होंने उन्हीं जागीरदारों और वडेरों और सरमायादारों को फिर साथ मिला लिया, क्योंकि वो खुद भी उसी तबके से थे। जो पहले थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा था उसको भी बर्बाद कर दिया, फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और 1977 की तहरीक चली जिसको नाम निज़ामे मुस्तफ़ा का दिया गया, और खूब हलवे मांडे खाए और खूब अयाशियां की उसके नाम पर, खूब शोर मचाया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, इस मुल्क पर 11 साल बदतरीन आमरीयत मुसल्लत कर दी गई। और आगे उन साहब ने क्या किया, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने रेफरेंडम क्या करवाया कि अगर आप इस्लाम को चाहते हैं
तो मैं 5 साल के लिए आपका सदर हूं। पाकिस्तान ने बदकिस्मती से बड़े बड़े ड्रामे देखे। ये एक पूरा तमाशा है। पिछले 12-13 इलेक्शनों और पिछले 70 साल में सिर्फ अफराद की तब्दीली आई। जब किसी कौम का सियासी शऊर मस्क कर दिया जाए और जिंदगी का कोई नजरिया बाकी ना रहे तो सोसाइटी जवाल पजीर हो जाती है। उनका शऊर रोटी के 2 लुकमों और बिरयानी की प्लेट से आगे नहीं बढ़ता। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का मौजूदा निजाम तो अंग्रेजों ने अपनी 9 आबादियों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, जिसमें निजाम अदल, निजाम पुलिस, निजाम फौज, निजाम माइशत, निजाम मुआशरत और यहां का इंतखाबी निजाम, जिसमें बड़े बड़े जागीरदारों, सरमायादारों और नाम नेहाद पीराने कराम की अंग्रेज सरकार की कासालेसी शामिल थी। चले फर्ज कर ले अंग्रेजों ने तो ये निजाम यहां के अवाम को अपनी मुस्तकिल गुलामी में रखने के लिए वजह किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान में ये निजाम राइज क्यों है? क्या अब यहां के काले अंग्रेज यहां के अवाम को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? ये वही 22 खानदान है जिनकी मखसूस रिजर्व सीटें हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद उनसे भी बदतर लोग यहां के अवाम को अपना गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हयात रहते तो हमें अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी के बाद इन काले अंग्रेजों से भी निजात दिला जाते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसी मखसूस तबके ने कायदे आज़म का साजिशी मर्डर करवाया। हमसे तो भारत 1000 गुना अच्छा निकला, जिसने फौरन ही जागीरदारी निजाम से जान छुड़ा ली। लेकिन पाकिस्तान में इसी तबके ने इसी निजाम को बरकरार रखने के लिए कायदे आज़म के मोतमद साथी जनाब लियाकत अली खान को भी कत्ल करवा दिया। और बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इन्हीं जागीरदारों ने मिलकर मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया, यह मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, मेरी जुबान जेबा नहीं देती। कोई भी इनकलाबी लीडर इस कौम में पैदा नहीं हो सका जो इस जालिमाना निजाम को ललकारता। हां, ड्रामाबाजियां बहुत होती रही, कभी अवाम के नाम पर और कभी इस्लाम के नाम पर। जिस नकली लीडर से अब अवाम ने उम्मीदें बांध ली हैं, वो भी इसी एस्टेब्लिशमेंट और इसी करप्ट सिस्टम का ही मोहरा है। इस निजाम के मुहाफिज बड़ी चाबकदस्ती से निजाम के खिलाफ उठने वाली बगावत को तब्दीली का लॉलीपॉप देकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और बदकिस्मती से इसी निजाम के डसे हुए खान साहब उन्हीं की कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। वैसे भी उनको अपनी कुर्सी अजीज है जो उनसे छीन चुकी है। अवाम जाए भाड़ में जो इस निजाम में दिन रात पिस रहे हैं। उन्होंने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कभी निजाम को बदलने की बात नहीं की। हालांकि कम अज कम वो पुलिस का निजाम, ये अदालत का निजाम और मुआशरती निजाम में बहुत सारी तब्दीलियां कर सकते थे, जिनमें किसी किस्म के किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, किसी IMF की इमदाद की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने यह भी नहीं किया। क्या वो इसका जवाब दे सकते हैं उनके हवारी? अमेरिका को ललकारना कौन सी बड़ी बात है? मजा तो तब था ये जो फिरौन निजाम है इसको ललकारा जाता और गरीब अवाम को इसके शिकंजे से निजात दिलाई जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हकीकत कुछ और है, और यह भी करप्ट निजाम के रखवालों का एक प्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि अदलिया, मुकन्ना, एस्टेब्लिशमेंट, जागीरदार और ये सरमायादार इस निजाम के हामी क्यों हैं? जनाब अली, यही तो इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं। अवाम का तो छोटे से छोटा मजदूर और दिहाड़ीदार तो एक माचिस की डिबिया से लेकर हर छोटी बड़ी अशिया पर अपनी औकात से बढ़कर टैक्स अदा करता है। कोई जूस का डब्बा खरीद लें, कोई भी चीज खरीद लें, उसके ऊपर सेल्स टैक्स क्या होता है? ये हुकूमत की जेब में नहीं जाता। जो वज़ीर आज़म आता है वो यही बात करता है
जी अवाम टैक्स नहीं देते, अवाम टैक्स नहीं देते। कैसे नहीं टैक्स देते? हर चीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है, छोटी से छोटी चीज पर भी। तो क्या वो टैक्स नहीं है? अवाम टैक्स अगर ना देते होते जनाब, तो फिर जो आपके वजीर और मशीर और अफसरशाही की अय्याशियां कहां से चलती? जो इनके अलल्ले तलल्ले ये कैसे पूरे होते? भाई उनके कुत्ते भी बेडरूमों में आराम करते हैं, उनके लिए भी बाहर से इंपोर्टेड किस्म की मेडिसिन आती है, कुत्तों के लिए भी। इन मकामी नाखुदाओं से और आलमी ताकतों के गुमाश्तों से जनाब हमें खुली टक्कर लेना होगी। रिटायरमेंट के बाद भी जिनकी मंजिल अमेरिका और बरतानिया होती हैं, यहां पर हमें गुलाम बनाकर और यहां से लूट मार करके इनका ठिकाना उनके आकाओं के पास ही है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े ग्रेड के अफसर हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जो आलमी ताकतों के गुमाश्ते हैं वहीं पे जाके अपनी बाकी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं। क्यों? क्या यहां की आवाम उन्हें खाती है? क्योंकि वो यहां रह नहीं सकते। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो उनके मुताबिक है। 70 साल की पार्लियामेंट की तारीख उठाकर देख ले, एक भी कानून साजी इस सिस्टम की तब्दीली के लिए नहीं हुई। बस बड़े लोगों के इख्तियारात में इजाफे के जरूर तरामीम होती रही कि वजीर आजम के कितने इख्तियारात होने चाहिए, सदर के पास कितने होने चाहिए, सूबों के पास कितने होने चाहिए। ये क्या बात हुई? क्या किसी ने सोचा है? क्या इन्हें पाकिस्तान की जो पहली 40 सिक्के हैं वो क्या चीज बताती हैं अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए? उस पर तो कभी किसी ने बात ही करने की वारा नहीं की। पुलिस का सिस्टम वही, अदालती सिस्टम वही, सियासी सिस्टम वही और मुआशी सिस्टम वही। गुलामी के जमाने का तो आज़ादी हासिल करने की क्या जरूरत थी? ये सारा अगर गुलामी के जमाने के सिस्टम हम हमारे सर पर मुसल्लत करना था तो फिर आज़ादी हासिल करने की क्या जरूरत थी? अच्छा था अंग्रेज यहां रहते, कम से कम इन काले अंग्रेजों से फिर भी बेहतर थे। उनकी हुक्मरानी कायम रहती, ये तो पता होता कि उनके गुलाम है। ना पता है हम गुलाम है और ना पता है हम आजाद है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। अब हम फख्र से कहते हैं कि हम आजाद हैं, मगर ना ही जनाब, हम इसी सिस्टम के गुलाम हैं और समझते अपने आप को आजाद हैं। इससे बड़ी मुनाफकत क्या होगी? बिलफर्ज इस आज़ादी को तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर भी जनाब ये नाकिस आज़ादी है, नाकिस। तो हमें नाकिस से कामिल आज़ादी की तरफ सफ़र करना होगा अगर अपने मुल्क को किसी डगर पर चलाना है। और इस अवाम की खिदमत, किसी ज़मीन के टुकड़े का नाम मुल्क नहीं होता। वहाँ के अवाम, उनकी जो वेलफेयर होती है, उनका जो सेहत होती है, उनकी तालीम के बारे में सारी चीज़ें, ये मुल्क होता है। ज़मीन के टुकड़े तो बहुत सारे हैं। और ये तब होगा जब हमारा सिस्टम तब्दील होगा। और ये सिस्टम तब्दील ऐसे नहीं होगा, इससे टकराना पड़ेगा, अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा मरने से यकदम एक दफा टकरा जाना ही बेहतर है। अपनी सिमत का सही तायुन करने से हमारे बाद आजाद होने वाला चीन हमसे सबकत ले गया। तो हमें शुभ शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। इसके पड़ोस में रहते हुए इससे 2 साल पहले हम मौजूद थे। हमारे पास तो फिर भी रेलवे का निज़ाम, नहरी निज़ाम और बाकायदा फौज का निज़ाम यहां मौजूद था। उनके पास तो ये भी नहीं था, वो नशे में पड़े हुए थे। वो तो खुद जीरो से तरक्की करके यहां पे पहुंचे हैं। आइए इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ने के लिए सब पाकिस्तानी मिलकर जद्दोजहद करें ताकि हमारे वतन में भी सुबह खैर तुलू हो, सुबह बहारा आए, ये तारीक रात छट जाए। अपने इस जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा, अब एक जिस्म का जर्रा जर्रा इस काम के लिए लगा दें और हमारी बहादुर अफवाज जो कि दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार है, उनके साथ मिलकर हमें इस मुल्क को तरक्की की नहज पर डालना है।
कोई हुक्मरान चाहे कुछ भी हो, अरे भाई उसको सिस्टम सही नहीं मिलेगा तो वो काम कर ही नहीं सकेगा। असल बात सिस्टम की है। मैं अपने तमाम जो एंकर भाई हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन ये इंपोर्टेड निज़ाम भी तो बदलना चाहिए। ये इंपोर्टेड निज़ाम भी बदलना चाहिए। इंपोर्टेड निज़ाम है ये, इंपोर्टेड, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ, वो बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। यहां की ज़रूरत के मुताबिक, यहां के अवाम के मुताबिक आपने क्या बनाया। इसलिए प्लीज़ इस सिस्टम के बारे में अवाम का शौर बेदार करें ताकि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।